दलाई लामा एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे पूरी दुनिया शांति का प्रतीक मानती है और 1989 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। लेकिन ये जब भी इंडिया या अमेरिका में होते हैं तो चाइना को इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों? आखिर क्यों? जिनको शांति के लिए पूरी दुनिया पसंद करती है और जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका हो, ये चाइना उससे आखिर इतना चिढ़ता क्यों है? दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दलाई लामा और चाइना के बारे में, हर वो बात जो आप जानना चाहते होंगे। तो आइए जानते हैं। ये हैं अभी प्रेजेंट के दलाई लामा और इन्हें 14th दलाई लामा के नाम से भी जाना जाता है। इनका असली नाम है टेंजिन ग्यात्सो, जो प्रेजेंटली इंडिया के मकलोडगंज में रहते हैं। दलाई लामा असल में कोई नाम नहीं होता, बल्कि ये एक पदवी होती है जो तिब्बत के सबसे महान धर्मगुरु को दी जाती है। और दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च गुरु होने के साथ साथ तिब्बत के हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं। तो अगर ये तिब्बत के हेड ऑफ स्टेट हैं तो ये इंडिया में क्या कर रहे हैं और चाइना इनसे इतना चिढ़ता क्यों है? तो दोस्तों, इस बात का पता लगाने के लिए हमें हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलटने होंगे। एक्चुअली दलाई लामा और चाइना के बीच इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी नेपाल से। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि नेपाल भी एक शांति प्रिय देश है, लेकिन हिस्ट्री के इस टॉपिक में नेपाल ही रीज़न बना है तिब्बत और चाइना के बीच। दोस्तों, विकिपीडिया की माने तो 1855 में नेपाल और तिब्बत में एक युद्ध हुआ था जिसमें तिब्बत हार गया था, जिसके बाद नेपाल और तिब्बत के बीच में एक नेपाल तिब्बत पीस एग्रीमेंट बनाया गया था, जिसके हिसाब से तिब्बत को हर साल 5000 नेपाली रुपए हर्जाने के रूप में देने थे नेपाल को। और धीरे धीरे इस रकम का बोझ इतना बढ़ गया कि तिब्बत इसे चुकाने में फेल होने लगा और तब तिब्बत ने सबसे बड़ी गलती की चाइना से हेल्प मांग के। चाइनीज़ इतने अच्छे थे कि ईयर 1906 से 1907 के बीच उन्होंने तिब्बत की हेल्प करके उन्हें नेपाल से तो छुटकारा दिला दिया था। पर जैसा कि आप सब जानते हैं, हेल्प करने के बाद चाइना अपनी चाल चलता है और जिसकी भी हेल्प चाइना करता है उसे वो चाइना का पार्ट बनाना चाहता है। और चाइना ने तिब्बत के साथ भी वही किया और इस वजह से तिब्बत चाइना का गुलाम हो गया। लेकिन 1912 में इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब चाइना के मच्चू साम्राज्य का पतन हुआ और तिब्बत ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। और इसके बाद चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच एक समझौता होता है 1913 में, जो कि शिमला में हुआ था। उम्मीद है दोस्तों, शिमला समझौते के नाम पे आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए 1972 का शिमला समझौता याद आया होगा। पर उससे पहले भी शिमला एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट का गवाह रह चुका है और वो समझौता हुआ था चाइना और तिब्बत के बीच में, जिसके हिसाब से तिब्बत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्ट तिब्बत एंड वेस्ट तिब्बत, जिसमें से ईस्ट तिब्बत चाइना के हिस्से में गया और वेस्ट तिब्बत मिला दलाई लामा को। लेकिन 1933 में इस कहानी में एक और नया मोड़ आता है, जब तिब्बत के 13th और उस टाइम के प्रेजेंट दलाई लामा की डेथ हो जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे चाइना ने तिब्बत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। पर उसके बाद ही 1950 में तिब्बत के 14th और अभी के प्रेजेंट दलाई लामा ने सत्ता संभाली। तब तक चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी और ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किसी भी हाल में तिब्बत को आज़ाद नहीं करना चाहती थी, बल्कि 1956 से 1959 के बीच चाइना इतना ज़्यादा आक्रामक हो गया था और इस वजह से दलाई लामा को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। और तब दलाई लामा अपने लोगों के साथ शरण लेने इंडिया आ गए और तब से लेके आज तक वो इंडिया में ही हैं और पूरी दुनिया में तिब्बत की आज़ादी के लिए मुहिम चलाते हैं और साथ ही शांति और बुद्ध धर्म का प्रचार भी करते हैं। और यही है वो रीज़न जिसकी वजह से चाइना दलाई लामा से नफरत करता है। और एक रीज़न ये भी माना जाता है कि प्रेजेंट दलाई लामा का जन्म चाइना में हुआ था और वो चाइना के खिलाफ ही खड़े हैं।
इसलिए भी चाइना दलाई लामा को पसंद नहीं करता। दोस्तों, ये दलाई लामा इन्फ्लुएंस हुए थे गौतम बुद्ध और शांति देव से। और दलाई लामा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हील ऑफ टाइम और ब्रिंगिंग तिब्बत होम नाम की मूवीज़ भी देख सकते हैं। और रीडर्स चाहें तो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस और द बुक ऑफ जॉय भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो, तो शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।